नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कल हमने भारत की विरासत कक्षा 10 में टॉपिक नंबर 1 में भारत की विरासत के बारे में अलग अलग तरह से आपको विरासत की शॉर्ट में मैंने आपको प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत 2 प्रकार की होती है, थोड़ा आपको समझा दिया था, बताया था। आज मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा, तो गहराई से समझाऊंगा, इसको सही ढंग से सुने, सोचे और विचार कर इसको पढ़े। ठीक है, देखिए साथियों, अपना भारत देश 4 दिशाओं से घिरा हुआ। कितना है? 4 दिशाओं से घिरा हुआ। देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारों दिशाओं में। अब देखिए, उत्तर से लगाकर दक्षिण तक में, उत्तर से लगाकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है। क्या लंबाई कितनी है? 3214 किमी लंबाई है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 2933 वर्ग किलोमीटर है। क्या? वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इन पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ये तीन दिशाओं के अंदर समुद्र है। देखो, पानी का भाग है। ये तीन दिशा में क्या है? पानी का भाग है। अब पानी का भाग में बंगाल की, देखो, पूर्व में आई बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आया हिंद महासागर और पश्चिम में आया अरब सागर। ओके, अब ये हमारा ये तीन दिशाओं में दिशाएं पानी के भाग से घेरी हुई है। अब पानी हमारा कितना है? 71% पानी का भाग है। कितना है? 71% पानी का भाग है। ओके, ठीक उसी तरह से यहाँ पर उत्तर दिशा में हमारा क्या है? हिमालय पर्वत यानी मैदानी भाग है। क्या है? मैदानी भाग। अब मैदानी भाग कितना है? मैदानी भाग है कितना है? 29%। बाकी कितना बचा? 29% मैदानी भाग है। यानी कुल टोटल मिला के अपना देश 100% में 71% पानी का भाग और 29% मैदानी भाग यानी जमीन का भाग है। अब जमीन का भाग देखो, मैदानी भाग है जो उत्तर दिशा में हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला उत्तर दिशा जो प्राकृतिक विरासत और पहाड़ों के अंदर, देखो, पहाड़ी दिशा में छोटी छोटी गरिमाला है, और गरिमाला के अंदर वहाँ पहाड़ी इलाकों में जो मिलने वाले, खोद काम करके पहाड़ों में से निकलने वाले चट्टान जो विरासत के रूप में हमें मिले हुए, क्या चट्टानें मिली हुई है। तो ये हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ यहाँ से निकलती है। हिमालय से जो नदियाँ सब अलग अलग तरह से यहाँ बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं, अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर में आके ये सभी नदियाँ गिरती है। ये है क्या है? प्राकृतिक विरासत। अब देखिए, अब भारत देश, हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, ये 100% के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, इसी तरह से समुद्र के उत्तर में हिमालय पर्वत की छोटी मोटी क्या है? गरिमाला है। उत्तर दिशा में क्या है? गिरिमाला यानी गिरी का मतलब पर्वत है। हाँ, शिखर है, बड़े बड़े पहाड़ है, छोटे भी पहाड़ है। हाँ, इसी तरह से हमारी जो प्राकृतिक विरासत है, वो प्राकृतिक विरासत एक समान नहीं है। एक समान क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर की हिस्से में क्या है? पहाड़ी इलाका है, और नीचे के भाग में, ये तीनों भाग में पानी से घिरा हुआ है। सागर, समुद्र, खाई और खाड़ियाँ हैं। इसीलिए हमारा जो विरासत वाला देश, प्राकृतिक विरासत वाला देश जो है, वह कैसा है? वह समतल नहीं, एक समान नहीं है। एक तरफ हिमालय की गिरिमाला है और तीन तरफ क्या है?
सागर समुद्र खाई और खालिया है, इसीलिए यहाँ 71% पानी एवं 29% यानी 29% जमीनी यानी मैदानी भाग है। ठीक है। और विस्तार की दृष्टि से विश्व में हम मानते हैं कि हमारा देश विस्तार की दृष्टि से पूरे विश्व में क्या विश्व में और विश्व के अंदर 7वां स्थान पर है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। ठीक है। अब 7वें स्थान पर है। इसी तरह से जनसंख्या की दृष्टि से क्या ये विश्व में 7वां स्थान किसे विस्तार की दृष्टि से है और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है। ठीक। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। अब दूसरी बात रही हमारे देश की प्राकृतिक विरासत। कल मैंने प्राकृतिक विरासत के बारे में, प्राकृतिक विरासत अर्थात प्रकृति द्वारा मिली हुई अमूल्य भेंट अर्थात प्राकृतिक विरासत। क्या? प्राकृतिक विरासत। अब ये प्राकृतिक विरासत के अंतर्गत आने वाले कौन से हैं? भूदृश्य। भूदृश्य। भूदृश्य अर्थात क्या? भू अर्थात पृथ्वी। भू अर्थात क्या? पृथ्वी। भू अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी भूमि। अब भूदृश्य हमारे देश का भूदृश्य भूमि का दृश्य कैसा है? ओबड़ खाबड़ कैसा है? ओबड़ खाबड़। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि उत्तर में यहाँ मैंने आपको समझाया कि उत्तर दिशा में पहाड़ है और पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में सागर समुद्र खाई खाड़ियाँ आई हुई है, इसीलिए इनका भूमि दृश्य अलग अलग तरह का है। ठीक है। अब इसी तरह से नदियाँ, नदियाँ भी हमारे यहाँ भारत देश की नदियाँ भी अलग अलग तरह से, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति में नदियाँ हमारी, अभी मैं एक के बाद एक आपको समझाऊंगा कि नदियाँ प्राचीन काल से, पुराने जमाने से नदियाँ प्राकृतिक मार्ग के रूप में उपयोगी है। कैसी है? प्राकृतिक मार्ग के रूप में। प्राकृतिक मार्ग कौन सा? नदी द्वारा ही मार्ग हमें प्राप्त होता है। नदी के द्वारा ही, नदी पहाड़ से निकली तो पहाड़ों से निकलती हुई, घेरती हुई, जैसे जो बीच में कुछ घाटी आई तो घाटी से टकराई और इसका क्या हुआ? एक के बाद एक विस्तार होता गया और अलग अलग नाम उनका पड़ता गया। जैसे जिस दिशा में होके गुजरी और जिस गांव या शहर में से होके गुजरी तो इसका नाम और इसका स्थान घेरते गए और नाम उसका प्रख्यात करते गए। ठीक है। हमारी संस्कृति, अपना भारत देश की संस्कृति कैसी है? भारत देश की संस्कृति सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी? सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुई है। क्या विकसित हुई है? संस्कृति। हमारी संस्कृति कहाँ से उत्पन्न हुई है? सिंधु और रावी नदी के किनारे पर स्थित है और वहां से निर्मित हुई है। सिंधु, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी लगभग सभी नदियों ने भारतीय लोक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव प्रदर्शित किया है। क्या? ये सभी नदियों ने क्या किया है? भारतीय लोक जीवन पर प्रभाव डाला है और हमारे लोग नदी को एक लोक माता के रूप में मानते हैं और नदी की पूजा करते हैं। नदी हमारी लोक माता के रूप में है, ऐसा करके वो नदी की पूजा करते हैं। ठीक है। अब वहाँ रहा दूसरी बात कौन सी? नदी हो गई, भूदृश्य हुआ, अब वनस्पति आई। क्या आया? वनस्पति। तो हमारा देश प्राकृतिक रूप से वनस्पति, अलग अलग तरह की वनस्पति हमारे देश के अंदर पाई जाती है। अब ये वनस्पति हमारा देश प्रकृति प्रेमी है, वनस्पति से प्रेम करता है और देखिए वनस्पति से प्रेम करता है प्राचीन काल से, पुराने जमाने से। क्यों? कि ये विरासत में मिला हुआ है। क्यों ऐसा? विरासत में मिला हुआ है। विरासत में जो बाप दादा जैसे करते आते थे वैसे अब जो एक के बाद एक जो जन्म लेता है, जन्म से लगाकर मृत्यु तक इसके बीच के अंदर जो क्रियाक्रम, जो कार्य होते हैं वह कार्य
पुरानी परंपरा से चलता आ रहा है, एक विरासत में मिला है, इसलिए हमारे बाप दादा ने इसको उपयोग में लिया था, इसलिए वो हम भी इसका उपयोग हमको देख के गए हैं, इसलिए इसका उपयोग हम भी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति को भूला न जाए, इसलिए हम इसको बार बार पुनरावर्तन करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक उसी तरह से ये वनस्पति वृक्ष से प्रेम करते और छोटे मोटे पौधे प्रति देखिए पौधे प्रति आदर करते हैं। वनस्पतियाँ में से हमें फल फूल लकड़ी गोंद वगैरह वगैरह सभी हमें प्राप्त होता है। ज़्यादातर अगर देखना है तो समझना है पढ़ना है तो टॉपिक नंबर 1 में अपना प्राकृतिक विरासत में दिए हुए पीछे के पॉइंट में से आपको आराम से इसको ये विस्तार से दिया हुआ है, इसको पढ़ना है। पढ़कर मैं यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ, पढ़कर इसको उपयोग में लेके आप अपने आप प्रश्न बनाकर इसका आंसर लिखना इसी के अंदर से सीखे। अगर नहीं आता है तो पुनरावर्तन हम करेंगे, उसी समय आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार देखिए नंबर 4 कौन सा? वन्य जीवन यानी वन के अंदर रहकर जीवन जीने वाले लोग कहो, प्राणी कहो या फिर अन्य जीव जंतु कहो। इसमें देखिए वन्य जीव जंतु के अंदर हम भी आएंगे कि आदि मानव आदिकाल से पुराने जमाने में आदि मानव क्या करता था? जंगल में रहता था। क्या करता था? जंगल में रहता था। अब जंगल में रहता था तो जंगली जानवर यानी जंगली मानव के रूप में गिना जाता था। अब धीरे धीरे उसने जंगल में रहकर जंगल को छोड़ा और छोड़कर वो कहाँ आया? गांव में। कल मैंने बताया क्या? कल बताया था कि गांव में आया, गांव में रहकर उसने घर बनाया। क्या बनाया? घर बनाया। तो वो घर बनाया, रहने के लिए घर बनाया, घर बनाकर वो रहे, कुआ वावड़ी वगैरह सब कुछ खोदकर बाग बगीचा लगाया और फिर अपने हाथों से कई सारे कार्य करके जीवन यापन करना शुरू किया। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृति अर्थात जीवन जीने की कला। क्या? जीवन जीने की कला, ढंग, आकार, रंग, रूप वगैरह से। ठीक है, तो मानव जीवन जीने के लिए एक अपनी बुद्धि से कला कौशल से कार्य करके अपनी संस्कृति को हम खो नहीं बैठे। इसलिए हमें तरह तरह की तरकीबें कर हमें, जैसे पहले क्या था? पढ़ाई नहीं थी, ज्ञान विज्ञान नहीं था। जब गांव से जंगल से गांव में आए, गांव में आकर बस कर फिर छोटी मोटी पढ़ाई शिक्षा का स्तर बढ़ता गया। जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया वैसे लोगों को समझ में आया और शिक्षा में शामिल हुए। शामिल होने के बाद ज्ञान विज्ञान का प्रकोप हुआ और प्रकोप होने के बाद में बहुमंजिली भवन बनाना चालू किया। जैसे खोदकाम करने पर निकलने वाले सभी अवशेषों से उन्होंने अवशेषों को एक विरासत के रूप में प्राकृतिक विरासत यानी खोदकाम करने के बाद मिला चूना, सीमेंट, तांबा, जस्ता, लोहा वगैरह वगैरह सभी मिलने के बाद में इन धातुओं की बनावट से फिर वह अपने शिक्षा का स्तर बढ़ता गया और बढ़ते हुए शिक्षा को आज हम कहीं हमारा देखो भारतीय नागरिक कहाँ पहुँच गया है, कहाँ देखो अवकाशी यात्री बन गया है। ठीक है, तो इसी तरह से वन्य जीव यानी जीव जंतु जंगल में रहने वाले धीरे धीरे जंगल को छोड़ा और छोड़कर गांव में स्थान लिया और स्थान लेकर वह अपना जीवन यापन करने लगा। ठीक, धन्यवाद। आज मैं यहाँ तक ही अपने 4 पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं प्राकृतिक विरासत के बारे में और कल मैं सांस्कृतिक विरासत का विस्तार से समझाऊंगा। क्या विस्तार से समझाऊंगा? आज जितना पढ़ाया है इतना आप अपने किताब में से
टॉपिक नंबर 1 यूनिट 1 में से आप शांति से इसका अध्ययन करेंगे। साथियों, जब अध्ययन करोगे तब ही कुछ कर पाओगे। देखो कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सेल पर पड़त निशान। ये एक रस्सी पत्थर को काट सकती है साथियों। और हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पढ़ेंगे और बार बार पढ़ेंगे। कैसा भी हो, आपको आज घर पे बैठे आपको ऐसा लगता होगा कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कब स्कूल खुलेगी, क्या नहीं। जब तक अपना ये काम स्कूल का नहीं होगा तब तक इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा और आप बार बार अध्ययन करना। जो बार बार अध्ययन करेगा, अध्ययन करके नोट करेगा, नोट करके सेल्फ स्टडी करके सेल्फ क्वेश्चन बनाना सीखे और इसका आंसर लिखना सीखे। साथियों, कोई नहीं रोक सकता है आपको, मेरा ये वादा है। धन्यवाद। आज का प्रोग्राम अपना यहाँ पर रखते हैं, बाकी का रहा हम कल आपको बताएंगे।